वेलकम टू रीडस्टर लाइफ। रीडस्टर लाइफ में खुशामदीद। खिदमत है एक खौफनाक कहानी रूपा से मुलाकात। मेरा नाम सीमा है और प्यार से सब मुझे सिमी सिमी कहकर पुकारते हैं। इस वक्त मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और जिम्मेदार खातून हूँ। इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जो उसको भुलाए नहीं भूलते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा वाक़या पेश आया था जो अभी तक मुझे डर और खौफ की कैफियत में मुब्तला कर देता है। मेरा बचपन पंजाब के इलाके जेहलम में गुजरा और थोड़ी होश संभलते ही मुझे और मेरी फैमिली को लेकर मेरे वालिद लाहौर मुंतकिल हो गए। लाहौर के पोश इलाके में हम लोग रहते थे। उसी दौरान मेरे वालिद ने मुझे स्कूल में भी दाखिल करा दिया था। वक्त गुजरता गया और मैं फर्स्ट ईयर में पहुंच गई। मेरी दोस्ती अपनी ही मल्लेदार से हो गई थी क्योंकि बचपन से ही साथ साथ रहे, फिर एक कॉलेज में भी इकट्ठे दाखिला ले लिया हुआ था। निदा मेरी बहुत करीबी और जिगरी सहेली थी। हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि हमारे घर वाले भी एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। ख़ुसूसन ईद के मौक़ों पर तो हमारी दावतें चला करती थी। मेरे वालिद साहब फैमिली के मामले में सख्त तबीयत के मालिक थे। वो हमें बाज़ार और बाहर घूमने फिरने से बहुत मना किया करते थे और हम सब बहन भाई अपने वालिद से बहुत डरते थे और उनकी हाँ में हाँ हमेशा मिलाया करते थे। और अगर किसी चीज़ से वो मना कर देते तो क्या मजाल थी किसी की जो कोई आगे से बोल भी सके। एक रोज़ निदा मेरे घर आई और कहने लगी कि मेरी खाला की शादी है साथ वाले महल्ले में, तुम भी साथ चलो, बहुत मज़ा आएगा। निदा की खाला जाहिदा, जो कि उम्र में हमसे सिर्फ चंद ही साल बड़ी थी, निदा की वजह से वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। क्योंकि निदा और मेरी दोस्ती के चर्चे हम दोनों के ख़ानदान में हुआ करते थे, मैंने निदा से कहा कि अगर अबू ने इजाज़त दी तो मैं ज़रूर चलूँगी। एक दो रोज़ में जाहिदा खुद निदा के साथ मेरे घर आई और शादी की दावत देने लगी। मेरा जवाब बदस्तूर वही था कि अगर अबू माने तो मैं ज़रूर चलूँगी। चुनांचे निदा और जाहिदा ने मेरे अबू के घर आने का इंतज़ार किया और फ़ैसला किया कि वो ख़ुद मेरे अबू से इजाज़त लेंगी ताकि मैं उनकी शादी में शामिल हो सकूँ। जब अबू शाम को घर आए तो जाहिदा ने इजाज़त ली और कहा कि सीमा मेरे घर ही रुक जाएगी ताकि रात को अगर देर भी हो जाए तो कोई मसला ना हो। अगली सुबह सीमा वापस आ गई। किसी तरह अब्बू इसकी बात पर आमादा हो ही गए और मेरी खुशी की इंतहा ना थी, क्योंकि जब उम्मीद के बरखिलाफ़ फैसला आपके हक़ में हो जाए तो आप फूले ना समाते हैं। शादी का दिन भी आखिरकार आ ही गया। शादी निदा की नानी के यहाँ थी और हम सब दोपहर में इनके घर पहुँच चुके थे। सब घर वालों के साथ साथ मैं भी शादी की तैयारियों में हाथ बटाती रही। शाम को फंक्शन शुरू हुआ तो हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया और सब मेहमानों के वापस जाते जाते रात के 2 बज चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। निदा ने कहा, तुम नानी अम्मी के कमरे में ही रुक जाओ। कमरा छोटा सा था पर बहुत साफ़ था। नानी अम्मी मेरी वजह से किसी दूसरे कमरे में सोने चली गई हुई थी। रात को जब मैं आईने के सामने बैठ अपना मेकअप और ज्वेलरी उतार रही थी, कमरे में कोई मौजूद न था कि अचानक आईने में मैंने एक औरत को देखा जिसने राजस्थानी लिबास ज़ेब-तन किया हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ थीं जो कि कोहनियों समेत पूरे बाजुओं तक थीं। जो ही उसने अपना घूंघट उठाया तो उसकी शक्ल एक पदनुमा औरत की सी हो गई और उसने पंजाबी मुखातब होकर कहा कि आज ते बड़े सोहने लग रहे हो। इतना सुनने की देर थी कि मैं चीख मारकर बेहोश हो गई। इसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं बेड पर थी और निदा समेत उसकी पूरी फैमिली मेरे सरहाने खड़ी थी। जो ही मुझे होश आया तो मैं रोने लग पड़ी और निदा को मैंने सारा वाक़या सुनाया और उस सूरज की होली के बारे में भी बताया। कमरा चूँकि नानी अम्मी का था और वो भी वहाँ मौजूद थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। निदा मुझे तसल्ली दे रही थी कि तुम्हारा वहम होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है तुम्हें चक्कर आया हो जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई हो। लो ये सर दर्द की गोली खा लो और सो जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ इसी जगह सो जाती हूँ। फिर निदा भी इसी कमरे में मेरे साथ सो गई। सुबह होते ही मैं अपने घर को चली गई और तजस्सुस रहा कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता, मैंने ज़रूर किसी न किसी को देखा था। चंद रोज़ बाद मैं अपने ही घर में अपने कमरे में अकेली लेटी हुई थी और ये इन दिनों की बात है जब मेरी शादी के दिन बहुत ज़्यादा करीब थे। मैं नींद में थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे पाँव का अंगूठा किसी ने दबाया है और मुझे उठाने की कोशिश की है।
जब मेरी आंख खुली तो उसी राजस्थानी लिबास में मलबूस खौफनाक चेहरे वाली औरत को अपने सामने पाँव की तरफ बैठा हुआ पाया, जो कि मुझे देखकर पंजाबी में बोल रही थी कि अज ते कल्ले ही सुते हुए हो, रूपा नू तुसी बड़े सोहने लगे हो। ये सुनना था कि मैं फिर से बेहोश हो गई और शाम में जब होश आया तो डॉक्टर को अपने कमरे में मौजूद पाया। कुछ अरसे बाद मेरी शादी हो गई और मुझे अकेले में बहुत ज़्यादा खौफ आने लग पड़ा था। मुझसे अकेले में सोया नहीं जाता था। इस चीज़ को देखते हुए मेरे शौहर ने किसी बुज़ुर्ग से रब्ता किया और उन बुज़ुर्ग ने अपने इल्म से हिसाब करके मालूम किया कि मेरे साथ एक चुड़ैल का वास्ता है जो कि मुझे बहुत पसंद करती है और उसका नाम रूपा है। बुज़ुर्ग ने मुझे कुरानी आयात का विर्द बताया जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता था और तन्हाई में सोने से मना किया था। कुछ अरसे में मेरी मुलाकात निदा से दोबारा हुई। उसकी शादी हो चुकी थी और वो लंदन में शिफ्ट हो गई थी। इन दिनों वो पाकिस्तान आई हुई थी। उसको मैंने सारे वाक़यात बताए तो इतने अरसे बाद उसने मुझे बताया कि रूपा उसकी नानी पर हाजिर हुआ करती थी और वो पूरे घर में किसी को कुछ नहीं कहती थी। वाहिद तुम ही हो जिसका उससे पाला पड़ा है। जिस रात तुम बेहोश हुई थी उस रात उसकी नानी से बात हुई थी और उसने नानी को बताया कि सीमा उसको बहुत पसंद आई है और वो उससे ज़रूर मिलने आती रहेगी। आज इन वाक़यात को गुजरे हुए 25 बरस बीत चुके हैं। रूपा से मेरी मुलाकात दोबारा तो नहीं हुई, लेकिन निदा से मैं बहुत लड़ती हूँ कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इन सब मामलात का। पर आज भी मैं अकेली नहीं सो पाती। रूपा की वो भयानक आवाज़, उसका वो रूप देखकर आज भी मैं थर थर काँप जाती हूँ। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।